बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे किसान न्यूज़ टीवी के सामीन और नाज़रीन भाइयों, मैं हूं आपका भाई हाफिज़ वसी मोहम्मद ख़ान। मैं अब दो तीन चीज़ों की तरफ आना चाहता हूं। सीड, और वो सीड आपने अच्छा हमेशा के लिए, इस साल के लिए नहीं बल्कि अगले साल के लिए भी आपने इस बात को मद्देनज़र रखना है कि बेहतरीन सीड जहाँ से आपको मिल सकता है, यू मस्ट गेट इट। और उसका पहली जगह है आरी वालों से आपने रब्ता रखना है, ताल्लुकात बरकरार रखने हैं। थोड़ा बहुत बीज भी मिल जाए उसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और ये बीज वक्त के साथ साथ तब्दील होता रहना चाहिए। दूसरी पंजाब सीड कॉरपोरेशन, वो भी एक अच्छा ज़रिया है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक वो बड़ा अच्छा ज़रिया है। उसको मतलब है खुदा करे उसको ख़त्म करने की तो कोशिशें हो रही हैं, लेकिन अल्लाह ताला करे वो बरकरार रहे और मजबूत। तीसरी चीज़ जो आपको देखनी है और वो है आपकी लेज़र लेवलिंग। अब सर पर गंदम खड़ी हुई है लगाने के लिए, मैं आपको कहूँ जी पहले लेज़र लेवल करवाएं, तो ये बड़ी अजीब सी और बड़ी बेवकूफ़ाना बात होगी। लेकिन अगर आपके ज़हन में ये बैठ जाए कि मैं इस मर्तबा नहीं करवा सका, लेकिन गंदम की कटाई के बाद मैंने पहला काम ये करना है कि अगर मैं सारे एकड़ नहीं करवा सकता तो मैं कम से कम 5 एकड़ इस तरह करवा कर मैं मतलब है उसको लेज़र लेवलिंग करवाऊंगा। उसके नतीजे में ये होगा कि जब आप आइंदा पानी देंगे तो वो किसी जगह खड़ा नहीं होगा, आपका पानी भी कम इस्तेमाल होगा और यूनिफॉर्म तरीके से फसल को पानी मिलेगा, और उसके नतीजे के अंदर वो आपकी फसल जो है गिरेगी नहीं, यानी गिरने का कम इम्कान होगा। तीसरी चीज़ जो मैंने देखी है, ये मेरे मुशाहिदात हैं, और जब आप मुशाहिदा करेंगे तो फिर आप उसका हल भी ढूंढेंगे, और मैं हल आपके ऊपर छोड़ना चाहता हूँ। आप मुझे बताएं कि ये जड़ी बूटियों का भी कहा जाता है कि 25 से लेके 40% तक ये नुकसान है जड़ी बूटियों का। एक तो नुकसान है कि वो खुराक वो भी उतनी खा जाती हैं जितनी आपने गंदम के लिए डाली है। वो गंदम तो जो खाएगी तो, लेकिन ज़्यादा जो है वो जड़ी बूटियाँ खा जाएंगी। दूसरा उसका नुकसान क्या होगा कि जब आप हार्वेस्ट करेंगे उसमें भी आपको प्रॉब्लम होगा। और तीसरा उसका नुकसान क्या होगा कि उसकी क्वालिटी ख़राब होगी, यानी कि जिस जगह पर भी आप लेकर जाएंगे वो आदमी कहेगा जी छान के लेकर आओ, और उस छान के लेके आने के अंदर आपकी पैदावार की जो औसत है वो भी कम हो जाएगी, इसलिए कि कुछ हिस्सा 10%, 15% हिस्सा वो जड़ी बूटियों में से बाहर निकल जाएगा। तो आपने जड़ी बूटियों को हर सूरत में मारना है। अब इन जड़ी बूटियों की जो कैफियत है, यहाँ मैंने क्या देखी है, मैं आपसे पूछता हूँ कि पहला पानी 30 से 35 या 25 से 35 के दिन के दरमियान पहला पानी देते हैं, और जो रिकमेंडेशन है वो रिकमेंडेशन हर्बिसाइड की जड़ी बूटियों के मारने वाली दवाएं पूरे पाकिस्तान में मिन हैसुल कौम वो बताई जाती है कि पहला पानी देने के बाद वतर के अंदर आपने इस दवाई को इस्तेमाल करना है। अब बात मुशाहिदे की हो रही है। आपने नोट किया होगा कि उस 35 दिन के बाद जब आप फसल को आप स्प्रे करते हैं हर्बिसाइड को, वीडीसाइड को, तो आपने देखा होगा कि 10-15 दिन तक वो फसलें तमाम पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ वो हर्बिसाइड इस्तेमाल हुई होती है वो फसल पीली हो जाती है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप यूरिया डालते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उसका रंग फिर दोबारा नॉर्मल आ जाता है। मेरा सवाल आपके सोचने के लिए है कि एक आदमी जिसका रंग पीला हो रहा हो, जहाँ से वो गुज़र रहा हो, हर आदमी कहेगा तैनू की बीमारी है भाई, हर आदमी ये कहेगा तैनू बीमारी की है। तो ये असल वो स्ट्रेस है हर्बिसाइड का कि 30 दिन की फसल के बाद आपने हर्बिसाइड डाली, उसने जड़ी बूटियों को ख़त्म कर दिया, लेकिन एट द सेम टाइम उसने आपकी असल फसल को भी उसने दाबा लगाया। अब उस दाबे के अंदर जो आपकी पैदावार कम होगी उसका आप अंदाज़ा करिएगा कि आपका अपना बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक है, 2-3 दिन बुखार हुआ है, वो बुखार होने के बाद जब वो स्कूल में जाएगा तो वो स्कूल वाले भी उसका ख्याल रखेंगे और आप भी ख्याल रखेंगे उसका। इसका मतलब ये है कि आप उतनी पैदावार नहीं ले सकते जो दाबे के बगैर ले सकते हैं। लिहाजा दुनिया के अंदर इसका असूल और है, और वो जो मैं इस्तेमाल करता रहा हूँ, और वो है प्री एमरजेंस हर्बिसाइड। प्री एमरजेंस हर्बिसाइड का मकसद ये है कि आज आपने फसल लगाई और आज ही आपने उसके ऊपर स्प्रे कर दिया, कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, ना जड़ी बूटी नज़र आ रही है ना गंदम नज़र आ रही है, आज ही आपने स्प्रे कर दिया। अब होगा क्या कि उस हर्बिसाइड ने जहाँ जहाँ बीज पड़ा हुआ होगा, जहाँ जहाँ किसी भी जड़ी बूटी का बीज पड़ा होगा, उसके इर्द गिर्द जो है वो एक फिल्म बना लेगी।
वो बीज जर्मिनेट तो करेगा, लेकिन जर्मिनेशन के बाद वो वहीं मर जाएगा। अब ये असल खूबी है इस हर्बिसाइड के नतीजे के अंदर, जो आपकी जो फसल होगी वो बिल्कुल साफ़ सुथरी होगी और वो बिल्कुल उसके ऊपर जो है वो किसी किस्म का आगे दबाव नहीं होगा। उस फसल ने आगे बढ़ना ही है। जब आप चलते हुए घोड़े को कहीं रोकेंगे तो उसके बाद दोबारा रफ्तार पे आना जो है वो मुश्किल है। और बेसिक फ़िलासफ़ी ये है कि जो भी कुछ आपने स्ट्रेस देना है वो इब्तिदा में दे दें और बाद में ना दें, ताकि बाद में फिर सिर्फ घोड़ा दौड़ता ही रहे। तो यही असल इसकी फ़िलासफ़ी है। और जो इस वक्त मार्केट में मौजूद हैं और आप तजर्बा करके देख सकते हैं, एक सिटॉम्प है पेंडिमेथिलीन इसको, और एक आइसोप्रोट्रॉन है जिसको एरिलॉन भी कहते हैं। इन दोनों की दी हुई डोज को आप मिलाएं और आप उसका स्प्रे करें और इंशाअल्लाह ताला नतीजे के अंदर आपको जो 7, 8, 10 दिन के बाद जो फसल नज़र आएगी वो गंदम के अलावा कोई और चीज़ नज़र नहीं आएगी। अब वो जो 35 दिन के बाद धक्का मिलता है, आप उससे बच गए। ये जो आप खुराक खिला रहे हैं, ये खुराक अपनी जो पैदावार आपने देनी है, जो आपने फसल को उठाना है, इस खुराक को वो पूरी तरीके से इस्तेमाल करें। सेकेंड चीज़ जो है वो एक लेज़र लेवलर हो गया, फिर आपने सीड की सिलेक्शन कर ली, फिर आपने हर्बिसाइड का कर लिया। अब उसके बाद जो आएगा वो आएगा आपको लॉजिंग का अटैक। अब लॉजिंग जो है वो मैंने कभी ज़मीन को, लॉजिंग जो है अगर 2-4 बूटे नीचे गिर जाएं तो वो इस बात की अलामत है कि आपकी पैदावार अच्छी होने वाली है। इसलिए कि हमेशा घोड़े से कौन गिरता है? घोड़े से वही गिरता है जो घोड़े पे सवार हो। जो घुटनों के बल चल रहा हो वो कभी नहीं गिरेगा। ये अगर 2-4 बूटे नीचे गिर गए हैं तो ये असल आपके लिए खुशखबरी है कि आपकी पैदावार इंशाअल्लाह ताला अच्छी होने वाली है। लेकिन अगर सारी फसल गिर रही हो तो इसका मतलब ये है कि सारा किया कराया जो है वो आपका फू में जा रहा है। अब इसके बाद जो आपकी प्लांटिंग है और ये जो आपकी लॉजिंग है, उसको रोकने का मैंने एक ही तरीका देखा है, और वो तरीका ये देखा है कि ये जो आप ज़िम्मेदार पुराओ दब के वाओ ते रज के खाओ, ये जो 30 साल पहले और 40 साल पहले महकमा ज़राअत वाले रोड पर लगाते थे, वो किधर समुद्र में फेंक दिया उन्होंने इस नारे को, किधर चला गया, अब कोई नज़र नहीं आता। इसलिए कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के मुताबिक डायरेक्ट ड्रिल, जिसे आप ज़ीरो टिलेज कहते हैं, कि बग़ैर ज़मीन को वाए हुए आपने उसके अंदर फसल लगा दी जो ही वतर में आई। अब यहाँ पाकिस्तान में लोग ये समझते हैं कि शायद ये मुंजी के अंदर लगाने का ही तरीका है, लेकिन मेरा तजर्बा मुंजी का नहीं है। ये कपास में भी लग सकती है, ये दूसरी चीज़ों में भी लग सकती है। सवाल ये है कि आपने ऊपर वाली चीज़ को जो है ख़त्म करना है, ज़मीन को वतर में लेके आना है, और वो फसल जो लगेगी वो आपके लॉजिंग के इम्कानात बहुत कम कर देगी। वाई? अब मैं उसका जवाब देता हूँ। जब मैंने ज़मीन को दब के वाया और रज के खाने की उम्मीद के अंदर मैंने पूरा का पूरा जोर लगा दिया, डीजल भी लगाया, ट्रैक्टर भी लगाया, आदमी भी लगाया, सारा कुछ लगाया, लेकिन मैंने ज़मीन को इतना पोला कर दिया कि आइंदा 1 साल तक वो सख्त नहीं होगी। लिहाजा जब मैंने गंदम लगाई है, गंदम को मैंने 3 पानी भी लगाए हैं, और उसके नतीजे के अंदर बेहतरीन मैंने पूरी कोशिश की। उसके नतीजे के अंदर उसका झाड़ जो है, जो हम कह रहे हैं कि 80 मन और 50 मन और 60 मन और 70 मन जिसकी हम उम्मीद रख रहे हैं, उसका बोझ भी ज़्यादा होना चाहिए। अब इसकी जड़ें चूँकि पोली ज़मीन में हैं, जो आपने तैयार की हैं, जो अपने सर पे आप ही कुआड़ा मारा है आपने, और उसके अंदर पानी भी लगा हुआ है, या रात को बारिश हो गई है, तो वो जो उसकी पकड़ है जड़ों की, वो जड़ों की जो पकड़ है वो इस काबिल नहीं होती कि उस पूरे बोझ को बर्दाश्त कर। उसके नतीजे में वो फसल गिर जाएगी। अब आ जाए हम डायरेक्ट ड्रिल का या ज़ीरो टिलेज। ज़ीरो टिलेज के अंदर आपने ज़मीन को नहीं किया, तैयार नहीं किया, आपने डायरेक्ट लगा दिया सिर्फ वतर की हालत के अंदर। अब होगा क्या कि जहाँ तक वतर होगा वहाँ आसानी से उसकी जड़ें जाएंगी, और ज़मीन ने उसकी जड़ों को ऐसे पकड़ के रखा होगा। नतीजा क्या होगा कि जब ये हवा चलेगी और बारिश आएगी तो वो ज़मीन तो सख्त है, वो ज़मीन तो पोली नहीं है, वो आपने दब के नहीं वाया। लिहाजा उन जड़ों की जो अपनी कोशिश से अपने आप को एस्टेब्लिश करेंगी, उनकी ताकत ज़्यादा होगी। उन्होंने अपने बलबूते के ऊपर दाएं बाएं फैलना है। उधर आपने प्रोवाइड किया उसको अच्छा माहौल कि ज़मीन को वाह के वो बड़ी आसानी से दाएं भी चली गई और बाएं भी चली गई। लेकिन यहाँ पर आपने सिर्फ पानी का ख्याल रखा है, ज़मीन को वतर में रखा है। उसके नतीजे के अंदर पानी की तलाश में ये जो जड़ें हैं ये दाएं बाएं भागती रही हैं, और उन्होंने अपना गुच्छा इतना मजबूत बना लिया है कि ऊपर वाला बोझ जो है वो उसको बर्दाश्त कर सके। नतीजा ये है कि यहाँ पर ये लॉज नहीं होगी। तो आपका ये मसला जो है ये आपका हल हो गया। नाउ वी आर कमिंग
जो जो बड़ी चीज़ मैं देख रहा हूँ वो मैं देख रहा हूँ रस, और रस की कहानी पहले भी नज़र आती रही है, थोड़ी बहुत ही, कोई 5%, 10%, लेकिन किसी ने सीरियसली नहीं लिया। अब ये आ गया 100% पे, तो लिहाजा आपको सीरियसली लेना पड़ेगा। इसकी बेशुमार दवाइयाँ मार्केट के अंदर मौजूद हैं, और उसका तरीका ये है कि आपने 35 से 45 दिन के दरमियान में 35 से 45 दिन के दरमियान में एक आपने स्प्रे करना है। वो जो दवाएं जो अच्छी किसी कंपनी से आप पता कर लें उनकी मार्केट से। और दूसरी जो है, दूसरी ये असल रस्ट कैसे पैदा होता है, जब हवा में नमी ज़्यादा हो और बारिश हो तो उस हालत के अंदर ये जो स्पोर हैं इसके ज़्यादा उठते हैं। और दूसरा स्प्रे करना है आपने 60 से 65 दिन के दरमियान में, इसलिए कि या वो आखिर में आएगी, शुरू से जो आपने 35 से 45 दिन के दरमियान में किया है, बल्कि इसको आप 50 दिन भी लेके जा सकते हैं। 50 दिन के अंदर जो आपने किया है ये आपको 65 दिन तक महफूज रखेगी, और 65 वाली जो है, 65 से 70 वाली जो है, ये आखिर में महफूज रखेगी। अब एक और भी आ गया पैदावार को बढ़ाने का, मैं वो नहीं बता रहा हूँ आपको बात जो हमारे जो पैदावारी टेक्नोलॉजी वाले ने बताया है कि आपने ये चीज़ डालनी है और आपने ये चीज़ डालनी है, वो तो आप डाल चुके हैं। एक चीज़ है फोलियर स्प्रे, और वो फोलियर स्प्रे क्या है, वो एक तो पौधे को ताकतवर बनाता है। एक पौधे के अंदर किसी चीज़ की कमी रह जाती है, एन की कमी रह जाती है, पी की कमी रह जाती है, पोटाश की कमी रह जाती है, और कुछ माइक्रो एलिमेंट्स हैं जिसमें बोरान है, जिसमें जिंक है, जिसमें आयरन है, ये इस किस्म की कमी रहती है, तो वो मार्केट में मिलते हैं स्प्रे, और उस स्प्रे का नाम है NPK माइक्रो ME। ये आप उसका ये आखिरी दिनों के अंदर, आखिरी दिनों का मतलब ये है कि आपने 50 दिन के बाद ऑनवर्ड। अब आप ज़रा गौर से देखें कि ये पौधा है गंदम का। अब मैं चाकू से 50वें दिन की बात कर रहा हूँ, 50 दिन, 50 डेज ऑफ एज। इसको आप वर्टिकली काटें बड़े प्यार से। जब आप इसको खोलेंगे तो इसमें एक छोटा बच्चा छोटा सिट्टा आपको मिलेगा, उसमें नंबर ऑफ ग्रेन्स मिलेंगे। इसका मतलब ये है कि 50 दिन पहले जो कुछ आप दे चुके हैं ये सेट हो गया है। कितने दाने होंगे ये इसका बिल्कुल सेट हो चुका है। अब आगे 50 दिन के बाद जो आपने काम करना है वो इस सिट्टे की डेवलपमेंट करनी है और इस दाने को मोटा करना है, और उस मोटा करने के लिए ही ये तमाम चीज़ें बताई जाती हैं। और उसके अंदर एक चीज़ स्प्रे भी है, और वो स्प्रे है कि आप NPK का स्प्रे करें और उसके नतीजे के अंदर ये चीज़ अच्छी रहेगी। अब ये एक है गोब की हालत। गोब की हालत के बाद आता है स्पाइकिंग। स्पाइकिंग का मतलब है उसमें छोटे छोटे सिट्टे के जो बाल हैं, जो ऑन जिसको कहते हैं, वो बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं। यहाँ तक ये चीज़ खाती है। अब उसके बाद जो हो गया वो आपका हेडिंग हो गया, गोब से निकल के स्पाइकिंग पे आ गए, स्पाइकिंग से निकल के आप दाने के ऊपर आ गए। अब सिर्फ दाने को जो आपने पहले दिया है, अब इसको मज़ीद देने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको सिर्फ पानी चाहिए, उतना पानी चाहिए जितनी इसकी ज़रूरत। वो बारिश के ज़रिए भी पूरा हो सकता है, एक हल्का पानी भी नीचे लगा सकते हैं, इसलिए कि इस दाने को आपने श्रिवल नहीं होने देना है। ये श्रिवल होगा तो आपकी पैदावार कम होगी, ये मोटा होगा, इसकी मार्केट भी अच्छी होगी। तो ये आपने इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। अब एक और नई चीज़ है, और वो है हमारे यहाँ उसे कहते हैं खुदा खौफी की कमी। जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, और आज से 20-25 साल पहले इस पर एफिड नहीं पड़ता था, एफिड तेला। अब तेले की बेशुमार किस्में वो सारी की सारी आ जाती हैं, और उसकी सिंपल रीज़न दो बीमारियों की सिंपल रीज़न नाइट्रोजन है। एक जो आपकी फसल लॉज करती है, आपने ज़रूरत से ज़्यादा यूरिया दिया होगा जितना रिक्वायर्ड नहीं होगा। और यूरिया क्या करता है, वो फसल की बढ़ोतरी को तेज़ करता है, उसमें ताकत पैदा नहीं करता, ताकत पैदा करती है फास्फोरस या पोटाश। और दूसरा जो है वो उसको रखता है उसके रंग को सब्ज़, और सब्ज़ रंग को देखकर आपका दिल खुश हो जाता है कि जी माशाल्लाह फसल बहुत अच्छी है। लेकिन आप ये नहीं देखते कि ये फसल जो बहुत अच्छी है ये खड़ी भी रह सकती है या नहीं रह सकती। लिहाजा एक तो आप यूरिया जो रिकमेंडेड डोज है उसके मुताबिक इस्तेमाल करें। पहली सूरत तो ये है कि कम यूरिया होने की वजह से इसका कद भी नहीं बढ़ेगा, कद नहीं बढ़ेगा तो लॉज भी नहीं होगा। दूसरी सूरत ये है कि कम यूरिया करने से
इस पर एफिड भी नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने इस्तेमाल कर लिया और कद भी थोड़ा सा बढ़ गया और फसल भी ज़्यादा सब्ज़ हो गई, तो फिर उसके लिए एफिड के लिए डेल्टा मैथ्रीन और साइपर मैथ्रीन ये सबसे पहले पत्तों के नीचे नज़र आएगा। तो आपने पत्तों के नीचे देखना है, नीचे बूटों पर देखना है, उसकी जड़ों के करीब, वहाँ भी काले काले निशान पड़े होंगे, वो बेसिकली जो है वो तेला होगा। तो ये आप इसको जहन में रखना है कि उसका स्प्रे करना है। ये लोग कहते हैं कि जो पानी छिड़क दो, फलाना कर दो, लेकिन वाई टू टेक रिस्क। अगर आपने पैदावार ज़्यादा लेनी है तो फिर वाई टू टेक रिस्क। तो ये रिस्क आपको नहीं लेना चाहिए। तो मेरी अब ये फोलियर स्प्रे भी आ गए हैं। फोलियर स्प्रे का मतलब ये है कि उसके अंदर बोरान भी है, उसमें जिंक भी है, उसमें आयरन भी है। हमारे मुल्क के अंदर सबसे बड़ा इशू क्या है? वो सबसे बड़ा आने वाले वक्त के अंदर जो मैं बता रहा हूँ, वो इशू ये है कि हमारे गंदम के अंदर वो चीज़ें नहीं हैं जो पहले चीज़ें थीं। इसलिए कि पहले 8 मन लेते थे, अब हम 32 मन ले रहे हैं, 40 मन ले रहे हैं। इसका मतलब है ज़रूरत से ज़्यादा वो चीज़ें जो हमारी ज़मीन में नहीं हैं, हम उनको हासिल कर रहे हैं। और उसके नतीजे में हमारे जो खाने वाले, जो ये गंदम खाने वाले बच्चे और लोग जो हैं, उनको आयरन नहीं मिल रहा है, उनको जिंक नहीं मिल रहा है, उनको बोरान नहीं मिल रहा है। तो ये चीज़ें जो माइक्रो एलिमेंट वाला है, इसको कहते हैं फोलियर स्प्रे। ये फोलियर स्प्रे भी आप कर सकते हैं। अब ज़्यादा पैदावार लेने के लिए मैंने आपको बताया कि यूरिया ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन उसका एक तरीका है, और वो तरीका ये है कि जब तक आखिरी वक्त तक आपका पौधा जितना ग्रीन रहेगा, ख़ास तौर पर एक आखिरी जहाँ से सिट्टा निकलता है उसके साथ एक पत्ता होता है, उसको कहते हैं, अरबी में कहते हैं वर्का अलम और इंग्लिश में कहते हैं फ्लैग लीफ। ये फ्लैग लीफ इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। ये सारी खुराक और दाने को मोटा करना इसी ने करना है। और अगर तमाम पत्तों को काट दें, इसको रहने दें, तो आपकी पैदावार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ये टूट गया और ये सूख गया और बाकी सारे सब्ज़ रहे, तो आपकी पैदावार कुछ नहीं होगी। लिहाजा इसको सब्ज़ कैसे रखना है, उसका सब्ज़ रखने का तरीका मैंने यूरिया के बारे में बताया, ज़्यादा नहीं करनी। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ वो ये है कि 2% स्प्रे यूरिया का आपने करना है। उसका 5 टैंकी होती हैं, 100 लीटर पानी होता है, 2 किलोग्राम आपने यूरिया डालकर 5वें दिन के बाद एक स्प्रे कर देना है। उसके नतीजे के अंदर आपकी फसल जो है, ख़ास तौर पर फ्लैग लीफ, वो सब्ज़ रहेगा। सब्ज़ रहेगा तो फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा, फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा तो खुराक ज़्यादा बनेगी, खुराक ज़्यादा बनेगी तो आपके दाने मोटे होंगे। अब आगे भी हम जा चुके हैं। हमारा फूड हार्वेस्ट जो लॉस है, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, वो हमारा बहुत ज़्यादा है। किसी दिन हम उसके बारे में प्रोग्राम करेंगे। इस वक्त मेरी ख्वाहिश ये है कि गवर्नमेंट जो है वो इसकी कीमत मुकर्रर करे, हॉलैंड के मॉडल को अपने जहन में लेकर आए, और ख़ुदा के लिए इन किसानों को जो है वो आप मोटिवेट करें कि ये ज़्यादा से ज़्यादा पैदा करें। और जो हमारे रिसर्चर्स हैं उनको टारगेट दें कि ये दुनिया जो है ये यहाँ पर 70, 80 और 75 और 35 के ऊपर हम आगे खड़े हुए हैं, एवरेज हमारी 26 है। तो कुछ खुदा का खौफ करना चाहिए, उसकी तरफ हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए। मैंने 1, 2, 1 का मतलब हुआ मैंने फास्फोरस, 2 का मतलब हुआ नाइट्रोजन, और 1 का मतलब है पोटाश। मैंने ये इस निस्बत से जो है बेसल फर्टिलाइज़र लगाया। उसके बाद मैंने 35 दिन के बाद, इसलिए कि मेरा ईमान यह है कि 35 दिन के अंदर पूरी फसल भर जानी चाहिए, मैंने NP को इस्तेमाल किया। 1 बोरी NP, जिसमें नाइट्रोजन भी हो गई और फास्फोरस भी हो गई। मैंने कभी पोस्ट एमरजेंस हर्बिसाइड के पास नहीं गया। मैंने 50 दिन पर मुझे पता चल गया कि अब इसका यील्ड पैटर्न सेट हो गया है। उसके बाद मैं वो 2% यूरिया के ऊपर मैं गया हूँ। मैंने वक्त के ऊपर जो है 50वें दिन पर भी और फिर 65वें दिन के ऊपर भी मैंने फंजीसाइड इस्तेमाल की है। अब बाकी जो है वो आपने ये देखना है कि आपके हालात के मुताबिक जो आपके दाएं बाएं के जो महकमा ज़राअत वाले हैं वो आपको क्या रिकमेंड करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपनी हर रोज़ फसल को देखें। फसल की बढ़ोतरी आपको खुद बताएगी। उसे कहते हैं हंगर ऑफ क्रॉप प्लांट्स। वो जो प्लांट्स जो हैं वो खुद बताएंगे कि मुझे यूरिया की ज़रूरत है, मुझे फास्फोरस की ज़रूरत है, मुझे फोलियर स्प्रे की ज़रूरत है। वो पत्ते बताएंगे कि इसमें आयरन की कमी है, पत्ते बताएंगे जिंक की कमी है, पत्ते बताएंगे पोटाश की कमी है। इन चीज़ों की जो इल्म है वो आप अपने तजर्बे से हासिल करें और उसके मुताबिक आप इस पर अमल करें। जो बाकी मेरे दोस्तों ने बताया, मेरी कोई उनसे लड़ाई नहीं है, वो बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। तो लेकिन आप जो किसान है
वो अपने हालात के मुताबिक इसको एडजस्ट कर सकता है। 2% यूरिया का स्प्रे ये एक नॉर्मल चीज़ है, ये आपकी फसल को तरोताज़ा रखेगा और आखिरी वक्त तक। 2% जो मैंने 2 बार या 3 बार इस्तेमाल किया है, उसका मतलब है कि 100 लीटर पानी में आपने 2 किलोग्राम यूरिया डालना है। आप चाहें तो इसके अंदर और चीज़ें जो माइक्रो एलिमेंट्स हैं वो भी डाल सकते हैं, जो बताए हुए तरीके के मुताबिक। और उसके बाद इस 100 लीटर पानी को 5 टंकियाँ इस्तेमाल होती हैं 20 लीटर वाली 1 एकड़ के अंदर। इसका मतलब यह है कि 1 एकड़ के अंदर आपने 5 टंकियों को उस 100 लीटर पानी को, जिसमें 2 किलोग्राम यूरिया घोला हुआ है, आपने उसको ख़त्म कर। ये छोटे किसानों के लिए। बड़ा किसानों वाला अगर ये ज़्यादा पैदावार हासिल करना चाहेगा तो फिर उसको बूम स्प्रे ख़रीदना पड़ेगा और उसके प्रोटोकॉल्स का भी ख्याल करना पड़ेगा। लेकिन चूँकि हम ज़्यादा स्मॉल स्केल फार्मर्स की बात कर रहे हैं, तो स्मॉल स्केल फार्मर्स वाले का तरीका यही है कि वो 100 लीटर पानी के अंदर 2 किलोग्राम यूरिया को घोले और 5 टैंकियों को भरे 20 पंजे 100 और उसको सिर्फ 1 एकड़ पर स्प्रे करना है और इंशाअल्लाह ताला आपका भला होगा। तो इंशाअल्लाह ताला इसके बारे में और भी अगर कभी ज़रूरत पेश आई तो वो हम इस प्रोग्राम को लेकर आएंगे। आपने कोई सवाल पूछना हो तो आप सवाल पूछ सकते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होगी। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।